ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मंडावा में क्यों आ रहे बता देता हूँ, जीते क्यों ये बता दो। और खींवसर में क्यों जीते। देखिए, 2 सीटों पे उपचुनाव थे, एक हमने आरएलपी को दी थी, और क्योंकि आरएलपी प्रथम दृष्टया बढ़त लिए हुए थी, उनका अपना एक आधार था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा परिश्रम किया कांग्रेस को हराने के लिए। और क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सीट नागौर ही थी बेसिकली, मंडावा 1952 से लेके 18 तक हम लोग पहली बार 18 में 2300 वोटों के अंतर से जीते थे। वहाँ के सियासी समीकरण कभी हमारे हक में नहीं रहे। रामनारायण चौधरी जी उस क्षेत्र के बड़े कद्दावर किसान नेता रहे, जो लगातार 7-8 वर्ष बार बार जीते, और उनकी पुत्री जो कि बहुत पहले से वहाँ पिछले चुनाव में, इससे पिछले के चुनाव में लगभग 400 मतों से हारी थी, तो स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति थी। लेकिन ये मैंडेट न तो सरकार के पक्ष में, न अशोक गहलोत जी के पक्ष में है। ये केवल वहाँ के स्थानीय जो समीकरण थे, उन मुद्दों और समीकरणों के आधार पर इस चुनाव का फैसला हुआ था। मुझे लगता है कि एक गलतफहमी जरूर सरकार को हो जाएगी कि ये मैंडेट जो है ये जनादेश सरकार को है, लेकिन ये सरकार को कतई नहीं है। अभी भी मुद्दे वही के वही हैं, किसानों के, बेरोजगारों के, कानून व्यवस्था के। तो मुझे लगता है कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस हार से कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर मदांध नहीं हो जाए, और जो फैसले जनता के हक में होने चाहिए थे उसमें एक अवरोध जरूर पैदा होगा। लेकिन हमने निश्चित रूप से इस चुनाव के बाकी चीज़ों का भी आकलन करेंगे। एक तरीके की मरुस्थलीय सीटें थी जहां कमल कभी खिला नहीं था, पहली बार खिला, और हम पुरजोर कोशिश करेंगे भविष्य में इस तरीके की टिपिकल सीटों पर भी अच्छी रणनीति बनाएं। एक बड़ा सवाल और है कि आप नरेंद्र कुमार के पुत्र को टिकट देना चाहते थे, आप लोगों ने तय भी कर लिया था सांसद के पुत्र को टिकट दिया जाए, और बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। एक तबका कह रहा है कि हार का ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और उसका प्रबंधन ये चुनाव के नतीजों को निश्चित रूप से प्रभावित करता ही है। कार्यकर्ताओं में, जनमानस में एक इस किस्म की धारणा बनी थी कि सांसद के पुत्र को टिकट मिलेगी, लेकिन क्योंकि आलाकमान ने 2 टूक निर्णय किया था, और मैं समझता हूं कि एक दुस्साहसिक फैसला था, इस बारे में आलाकमान को अवगत भी कराया था। लेकिन आलाकमान ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम इस तरीके की 64 सीटें उपचुनाव की, जिसमें 16 जो रिश्तेदार थे उन्होंने टिकट मांगी थी, उन्होंने कहा कि एक टिकट के कारण पूरा फैसला नहीं बदल सकते, और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने कहा आप तो बिना परिणाम की परवाह कीजिए चुनाव लड़िए। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने 0 से शुरुआत करी, क्योंकि वहाँ पर बहुत पहले से आकलन था कि कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, एक तरफा जीत होगी। लेकिन बावजूद उसके सब लोगों ने परिश्रम किया, अच्छा प्रबंधन था। चुनाव की हार और जीत, और केवल एक चुनाव, किसी के भाग्य का और किसी सरकार का फैसला नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो मैंने जैसे कहा था, कांग्रेस को थोड़ी प्राणवायु मिली है, इस बात से शायद उत्साहित होंगे, लेकिन 1-1 का स्कोर बराबर है, इसलिए उनके लिए भी कोई खुशफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था, और निकाय चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाएगा, तो एक तरीके से सेमीफाइनल था। लेकिन ये मैं ये मानता हूँ कि सीता जी की तरह अग्नि परीक्षा कतई नहीं थी। राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत कद्दावर लोग उपचुनाव भी हारते हैं, बड़े चुनाव भी हारते हैं। इस चुनाव से ये बात तो साबित हुई है, क्योंकि वहाँ जो जानकारी मिली, 28 बूथ ऐसे थे जिसमें अरब में लोग नौकरी करते हैं, बड़ी एक अल्पसंख्यक बिरादरी का बड़ा वोट है। उन 28 वोटों की चुनाव आयोग को समय रहते जानकारी दी थी। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रिगिंग हुई, 70 से 80% पोल हुआ, एक तरफा हुआ। सरकार और चुनाव आयोग उसको रोकने में नाकामयाब हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें उसका आकलन करेंगे, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस उपचुनाव से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर था कि मैंने जो कहा मैं उस पर कायम था कि यदि 24 तारीख को दोनों सीटें बीजेपी जीतती तो सरकार को संकट होता, लेकिन ये संकट अल्पकाल के लिए टला है, भविष्य के लिए टला नहीं है। मिशन 2023 उसी प्रतिबद्धता के साथ होगा, और हम निश्चित रूप से, क्योंकि ये फितरत सी हो गई है कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती है और मुख्य चुनाव बीजेपी जीतती है। हाइब्रिड वाले पे सरकार मजबूर हो गई है अपना फैसला वापस लेने के लिए, आप पुनर्विचार की बात कर रही है। देखिए, उनकी पार्टी के भीतर भी 2 खेमे थे, और साफ तौर पर ये विभाजित होती हुई पार्टी, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने तो खुलेआम ही कहा था, मुझे उसका बहुत ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाइब्रिड फार्मूला न तो जनता के गले उतर रहा था, न जनता के संज्ञान में था, न जनता से रायशुमारी हुई, और कथित रूप से जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न तो विधायक दल से चर्चा हुई, न कैबिनेट में चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को वापस इस पे बैक गियर डालना पड़ेगा और पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जनमानस का दबाव बड़े पैमाने पर है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला जन्मदिन है आज, आगे इस पर और ज़्यादा काम हो कल्याण के लिए क्या-क्या? देखिए, इस जन्मदिन के सियासी मायने कतई नहीं है, क्योंकि ये पहला अनुभव नहीं है। हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से
और ख़ास तौर पर आमेर विधानसभा क्षेत्र में हमने कोशिश करी है कि राजनीति के परे भी जो सामाजिक किस्म के काम है, और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति केवल नारों की नहीं हो, सरोकारों की हो, तो आमेर विधानसभा इस सरोकार के मामले में कोशिश की, दिव्यांगों को संबल मिले, रक्तदान करके हम किसी गरीब का भला करें, तुलसी का वितरण हम लोग ने किया, जो मोदी जी का वृक्षारोपण का एक पर्यावरण का संदेश है वो हम लोगों ने किया। ऐसे कुछ बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ाई में अव्वल हैं, गांव की ग्रामीण परिवेश की बच्चियां, उनको संबल मिले, उनकी प्रतिभा का सम्मान करेंगे। संत हमारी एक बड़ी शक्ति है, उन संतों का हमने सम्मान किया। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के मनोरूप में ही हम लोगों ने उनकी मनोभावनाओं के अनुरूप आज इस जन्मदिन को हम लोगों ने सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और निश्चित रूप से संदेश भी जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।